अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा ने आज कृषि संबंधी विधेयकों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों की मंजूरी इन विधेयकों को मिल चुकी है। लेकिन राज्यसभा में सरकार की राह आसान नहीं रही, क्योंकि इन विधेयकों को पारित कराने के दौरान भारी हंगामा हुआ और हंगामे के बीच ही इनको ध्वनि मत से पारित घोषित किया गया। विपक्ष, जो कि सरकार पर समय समय पर आरोप लगाता है कि सरकार लोकतंत्र की अवमानना कर रही है, लेकिन लोकतंत्र की अवमानना कौन करता है, लोकतंत्र को शर्मसार कौन करता है, लोकतांत्रिक नियमों की धज्जियां कौन उड़ाता है, ये आज पूरे देश ने तब देखा जब विपक्ष ने चर्चा के दौरान नियम पुस्तिका सभापति के आसन की ओर उछाल दी। यही नहीं, जो विधेयक की प्रतियां थी, इसके अलावा कुछ कागज थे, वो फाड़कर सभापति की तरफ उछाले गए, सभापति आसन की तरफ उछाले गए। हालांकि उस दौरान जो सभा की कार्यवाही का संचालन उप सभापति कर रहे थे, लेकिन आसन की ओर उछाले गए, माइक तोड़ दिया गया। ये सब दिखाता है कि किस तरीके से विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना कर रहा है। सरकार ने विपक्ष पर हमला बोला है, जोरदार हमला बोला है। छह मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के जो रुख है उस पर सवाल उठाए हैं और भी काफी कुछ कहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन राज्यसभा ने आज जब विधेयकों को मंजूरी प्रदान करी, इसके अलावा अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां भी आज कुछ मुद्दे चर्चा में आए, जिनमें सरकार को घेरा भी गया। सरकार ने जो विपक्ष के सवाल थे उनके जवाब भी दिए। क्या हुआ लोकसभा में ये भी बताएंगे, राज्यसभा में भी आपको आज बताएंगे कि क्या क्या हुआ, किस किस ने क्या क्या कहा। लेकिन जरा पहले हंगामे की बात कर लीजिए। विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा ने रविवार को 2 प्रमुख कृषि विधेयकों को पारित कर दिया। हंगामे के दौरान विपक्षी सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी के आसन की ओर रुख करते हुए उनकी ओर नियम पुस्तिका को उछाला, सरकारी कागजातों को फाड़ डाला और मत विभाजन की अपनी मांग को लेकर उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया। उच्च सदन में हुए हंगामे के कारण थोड़े समय के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। उच्च सदन ने रविवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। ये विधेयक लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। इस प्रकार इन विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई है, जिन्हें अधिसूचित किए जाने से पहले अब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। समस्या तब शुरू हुई जब सदन की बैठक का समय विधेयक को पारित करने के लिए निर्धारित समय से आगे बढ़ा दिया गया। विपक्षी सदस्यों का मानना था कि इस तरह का फैसला केवल सर्वसम्मति से ही लिया जा सकता है और वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सभापति के आसन के सामने इकट्ठा हो गए। उन्होंने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। हंगामे के कारण कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को संक्षेप में अपनी बात रखनी पड़ी तथा उप सभापति हरिवंश ने विधेयकों को पारित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। विपक्ष द्वारा व्यापक जांच के लिए लाए गए 4 प्रस्तावों को ध्वनिमत से नकार दिया गया, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल, माकपा और द्रमुक सदस्यों ने इस मुद्दे पर मत विभाजन की मांग की। उप सभापति हरिवंश ने उनकी मांग को ठुकराते हुए कहा कि मत विभाजन तभी हो सकता है जब सदस्य अपनी सीट पर हों। तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन ने आसन की ओर बढ़ते हुए नियम पुस्तिका उप सभापति की ओर उछाल दी। सदन में खड़े मार्शलों ने इस कोशिश को नाकाम करते हुए उछाली गई पुस्तिका को रोक लिया। माइक्रोफोन को खींच निकालने का भी प्रयास किया गया, लेकिन मार्शलों ने ऐसा होने से रोक दिया। द्रमुक नेता तिरुचि शिवा, जिन्होंने ओब्रायन के साथ और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और माकपा के रागेश के साथ मिलकर विधेयकों को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव किया था, उन्होंने कागजात फाड़कर हवा में उछाल दिए। उप सभापति हरिवंश ने सदस्यों को अपने स्थानों पर वापस जाने और कोविड-19 के कारण भौतिक दूरी बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर आसन के समीप नहीं आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने हंगामा थमता न देख पहले लाइव कार्यवाही के ऑडियो को बंद करवा दिया और फिर कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने नारे लगाए, लेकिन वे हरिवंश को ध्वनिमत से विधेयक को पारित करने के लिए रखने से रोक नहीं पाए। विपक्षी दलों द्वारा लाए गए संशोधनों को खारिज करते हुए दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तो देखा आपने कि किस तरीके से राज्यसभा में आज विपक्ष ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। केंद्र सरकार ने खासतौर पे 6 कैबिनेट मंत्रियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, विपक्ष पर सवाल उठाया है। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके नेतृत्व में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आइए आपको दिखाते हैं, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं, क्या क्या कहा गया मंत्रियों की ओर से। आज राज्यसभा में जब कृषि से संबंधित 2 विधेयकों पर चर्चा चल रही थी, उस समय राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ वह जहां दुखद था वही दुर्भाग्यपूर्ण था
और इससे भी आगे जाकर मैं कहना चाहूंगा कि वो अत्यधिक शर्मनाक था। मैं जानता हूं कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए जहां पर सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बनती है, वहीं पर विपक्ष का भी सहयोग अपेक्षित है। विपक्ष की भी संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी भूमिका का निर्वाह करना यह अपेक्षित होता है, एक्सपेक्टेड होता है विपक्ष के द्वारा भी। लेकिन आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। और यह दोनों विधेयक, मैं कह सकता हूं, किसान और कृषि जगत दोनों के लिए यह ऐतिहासिक हैं। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। इसके पहले भी हमारी सरकार ने बराबर एमएसपी बढ़ाया है, और जो यह वादा किया था कि हम किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, तो उस लक्ष्य को काफी हद तक हमने हासिल करने में भी कामयाबी हासिल की है। लेकिन हम इसे और आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, प्रत्यक्ष सारे देश ने अपनी आंखों से उसे देखा है। हरवंश जी पत्रकारिता क्षेत्र में लंबे समय तक उन्होंने काम किया है और लोग अच्छी तरह परिचित हैं। मूल्यों में विश्वास रखने वाले, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उनकी छवि रही है। लेकिन सीधे उनके आसन पर तक चले जाना, और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, और इतना ही नहीं, वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई, और राज्यसभा में होना तो यह और बड़ी बात है। राज्यसभा को हम हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं। संसदीय परंपराओं में विश्वास रखने वाला कोई ही व्यक्ति निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना से आहत होगा। आज केवल भ्रामक तथ्यों के आधार पर हमारे देश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, मैं भी किसान हूं, मैं भी कृषि मंत्री हूं। मैं तो अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में कभी यह सोच नहीं सकता कि हम जिस सरकार में हुआ, सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी जो किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। जो कुछ भी हुआ है वह संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं हुआ है। और संसदीय लोकतंत्र में मर्यादाओं का बहुत बड़ा स्थान होता है। जब संसदीय मर्यादाएं टूटती हैं तो लोकतंत्र की परंपराएं भी शर्मसार होती हैं और तार-तार होती हैं। और कुछ सांसदों के द्वारा उपसभापति जी के साथ
जैसा आचरण किया गया है उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। और इस प्रकार की जो भी कार्रवाई की गई है उसको मैं कंडेम करता हूं। और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, इस प्रकार की कार्रवाई से उनके छवि पर तो आंच आई ही है, संसदीय गरिमा को भी गहरी चोट पहुंची है। तो सरकार ने तो निशाना साध दिया है, देखना होगा कि आगामी जो अब सत्र के दिन बचे हैं उनमें किस प्रकार से विपक्ष और सरकार के बीच के जो संबंध है वो क्या कार्यवाही को संचालन में सहयोग बढ़ेगा या फिर कोई जो गतिरोध है वो फिर से पनपेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बात करते हैं राज्यसभा की ही और लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं क्या कह रहे हैं। इससे पहले कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि उपज एवं कीमत आश्वासन संबंधी विधेयकों को किसान हितैषी बताते हुए कहा कि किसानों की उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था के तहत खरीद हो रही है और यह आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक है और इनसे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी और इन विधेयकों के कारण इस व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में एकांगी तरीके से विचार करने से किसानों का हित नहीं होगा और इसके लिए बहुत सारी पहल की गई हैं और आगे भी की जाएंगी। तोमर ने कहा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में कई योजनाओं का सृजन हुआ है, उनका लाभ भी कृषि क्षेत्र को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से लगातार किसान हितैषी कार्यों को आगे बढ़ाया। इस सिलसिले में किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में कई कार्य किए गए। कृषि मंत्री ने कहा कि जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, इसको लेकर किसी के मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की उपज की लागत में 50% जोड़कर एमएसपी देने की सिफारिश की थी। कांग्रेस नीति संपर्क सरकार के दौरान इसे लागू नहीं किया गया। मोदी सरकार आने के बाद इस दिशा में निर्णय किया गया। तोमर ने कहा कि धान, गेहूं, दलहन, सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों के लिए प्रति क्विंटल खरीद की दर में पिछले 3-4 वर्षों में काफ़ी वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 10,000 किसान उत्पादन संगठनों की घोषणा की और इससे आने वाले दिनों में किसानों को काफ़ी फायदा होगा। उन्होंने सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का भी जिक्र किया। आइए आपको अब सुनाते हैं इस मुद्दे पर जब चर्चा हो रही थी, इस विधेयक पर जब चर्चा हो रही थी तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने अपनी क्या क्या राय रखी। मशकूर हूं कि उन्होंने किसान के बेटे को पंजाब से मौका दिया है हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब और हरियाणा के किसानों को। Once again, my appeal is please follow the time. सर, सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रही, धूल उनके चेहरे पे थी, वो आईना ही साफ करती रही। तो ये जो बिल अब आया है, जो तोमर साहब लेकर आए हैं और जो आप पास करवाना चाहते हैं, ये सारा किसान जगत जितना है और विशेष तौर जो किसान पंजाब और हरियाणा के हैं वो ये समझते हैं कि ये किसानों की आत्मा पर एक बहुत बड़ा एक अटैक है। सर, जिस्म पर तो घाव हो जाए उनका वो तो भर जाते हैं, मगर अगर आत्मा पर घाव हो उनको भरने में बहुत वक्त लगता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितने बिल आज लेकर आए हैं ये कंप्लीटली इल कंसीव्ड हैं, इल टाइम्ड हैं और कांग्रेस पार्टी इनको सीधे रूप से रिजेक्ट करती है। ये जो है ये हिंदुस्तान और विशेष तौर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जिम्मेदारों के खिलाफ है। और मैं ये कहना चाहता हूं किसान का बेटा होने की कि हम ये किसानों के डेथ वारंट्स पर किसी हाल में साइन करने को तैयार नहीं। सर, एग्रीकल्चर और मार्केट जो है ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं शेड्यूल 7 के नीचे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये प्रेजेंट ऑर्डिनेंस और बिल्स जो हैं ये जो फेडरल कोऑपरेटिव हमारा स्पिरिट है इसके खिलाफ है। फर्दर हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एपीएमसी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो टिंकर की जाए। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं सर, एक तरफ मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त पर ये बिल्स को लाने की जरूरत क्या थी। 1 लाख हिंदुस्तानी आज रोज कोरोना से जूझ रहे हैं,
चीन एक तरफ बॉर्डर पर इट्स ब्रीदिंग डाउन योर नेक। हैरानी की बात है 73 साल जहां ये बिल्स की जरूरत नहीं पड़ी, जब पार्लियामेंट इन ऑपरेशन नहीं था, ये बिल्कुल लाने की जरूरत क्या थी। और तोमर साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने बहुत दलील अपील दी, हम बहुत आपकी भी कदर करते हैं, आप नेक आदमी। हम प्रधानमंत्री जी भी की बहुत इज्जत और कदर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक दफा भी पार्लियामेंट में आकर यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो किसानों के खदशे हैं वो मैं दूर करूं। ये आपने तब ये स्टेटमेंट दी, प्रधानमंत्री जी से स्टेटमेंट दिलाई, जब आपके खुद के अलायंस पार्टनर और जो सबसे पुराने अलायंस पार्टनर अकाली दल वाले, जो एक किसानों की पार्टी किसी टाइम थी, अब तो नहीं है, जब उन्होंने बाहर आकर यह बात कही और फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि 3 महीने से हम इनकी वकालत करते रहे और ये गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, और हर बीपी सरदारनी, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया। आप बताएं किसान आपकी बात कैसे मांगे? हम मानने को तो तैयार ही नहीं है, और जिनको आप ये फायदा देना चाहते हो भाई, वो तो हाथ खड़े कर आगे आगे आपके भाग रहे, हमने ये फायदा नहीं लेना। किसान की समझ आखिर क्या है? मुझे तो लगता है कई दफा, मैं माफी के साथ कहता हूं, हमारे मंत्री महोदय संजीदा व्यक्ति हैं, लेकिन क्या संकल्पना किसानों की हॉलीवुड की फिल्मों से लेके आ रहे हैं क्या? हिंदुस्तान के किसान को समझते हैं आप? छोटे मझोले जोत के, मैं एक परिवार से आता हूं, कल्पना करिए बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 6 कट्ठा, 1 बीघा, जो कंजम्पशन से थोड़ा ऊपर, उसकी खरीद के लिए शार्क आएगा वहां, उसके उत्पाद के खरीद के लिए। मैं समझता हूं थोड़ा चिंतन, थोड़ी संजीदगी होनी चाहिए। मेजॉरिटी बहुत टेंडेंसी प्रोड्यूस करती है, इस तरह के जो मैंने पहले भी कहा, लो हैंगिंग फ्रूट से बचना चाहिए। एपीएमसी में करप्शन के इश्यूज है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा तो आप नहीं कर सकते हैं ना कि आप यू थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। शांता कुमार कमेटी ने आपसे पहले कहा था, उसके कुछ सुझाव थे। अब शांता कुमार जी तो विपक्ष के नहीं थे, आपकी पार्टी के हैं, उनको सुन लेते। अच्छा, जमाखोरों बिचौलियों को खत्म करना चाहते हैं, तो आपके जो मैं बिल का अध्ययन करता हूं, तो आप रोहू कतला को हटा करके शार्क को ला रहे हैं। कि हिंदुस्तान दी पार्लियामेंट ਤੁਹਾਡੀ आवाज उठाने ਲਈ अकाली दल ਨੂੰ केवल 2 मिनट दे रही है, और 2 मिनट ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ क्योंकि ਅਸੀਂ मंत्री मंडल तो इस्तीफा दे ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। Sir, I want to remind this nation of the 60s when India was going around with a begging bowl. It was a matter of shame for every Indian. And today, if India is self-sufficient in food, if we are exporting food, it is thanks to the farmer of Punjab who feels threatened today by these bills that you are showing or you are about to pass in this parliament. पूरा देश जब लॉकडाउन में घर में बैठा था, तब हमारे किसान थे जो खेती में खून पसीना बहा रहे थे, और इसलिए हम आज अनाज खा रहे हैं। सरकार बार बार ये कहते आई है कि किसानों की इनकम डबल करेंगे, लेकिन आज जो बिल आप ला रहे हैं, जिसमें आपने कहा कि ये किसान के हित में है, क्या आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जो बिल है, 3 बिल है एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बिल, ये मंजूर होने के बाद हमारे किसानों की इनकम सचमुच डबल हो जाएगी और एक भी किसान इस देश में आत्महत्या नहीं करेगा, उनके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे? आप अगर इस देश को, किसानों को इस बारे में आश्वस्त करते हैं, तो मुझे लगता है ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज आपने इस कानून के जरिए किसानों के साथ विश्वासघात और धोखा करने का काम किया है। आप एक योजना लेकर आए हैं जिससे आगे चलकर सारी कृषि
क्षेत्र को अब पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। मैं इसलिए आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का विरोध करता हूं मान्यवर, और ये किसानों के लिए एक काला कानून है जो ये सरकार लेकर आ रही है। और आपकी बात पर यकीन कैसे किया जाए, आपने तो किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा भी बताना बंद कर दिया है। आज किसान जो देश भर में आत्महत्याएं कर रहे हैं मान्यवर, उसका कोई आंकड़ा आपको नहीं मिल सकता। आपने हमेशा राज्यों के अधिकार को छीनने का काम किया। आप जीएसटी लेकर आए, बड़े बड़े वादे किए, आज राज्यों को आप उनका टैक्स का शेयर नहीं देते। आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आप डैम सेफ्टी एक्ट लेकर आए, आपने राज्यों का अधिकार छीना। आपने किसानों की आय दोगुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। आपने एमएसपी 1.5 गुना करने की बात कही, आपने किसानों को धोखा देने का काम किया। उधर लोकसभा में कांग्रेस, द्रमुक, सपा सहित अनेक विपक्षी दलों के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस संकट से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि इस महामारी को लेकर सरकार के स्तर पर कोई तैयारी नहीं थी, वहीं सिर्फ कुप्रबंधन देखने को मिला तथा जल्दबाजी में लॉकडाउन लगाने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं भाजपा ने कहा कि कोविड-19 महामारी एक युद्ध की तरह था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और नर्स सैनिकों की तरह लड़े हैं तथा जनता एकजुटता से सरकार के साथ खड़ी रही। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि सरकार को कोरोना वायरस की जांच और इससे निपटने के उपायों को लेकर अधिक पारदर्शिता का परिचय देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, इस बीमारी के कारण सरकार के लिए एक अच्छी बात हो गई कि उसे मुंह छिपाने का बहाना मिल गया। थरूर ने कहा कि देश में रोजाना सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं और सबसे अधिक मौतें हो रही हैं, यह चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से कुप्रबंधन देखने को मिला है। सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों के संदर्भ में स्पष्टता और तैयारियों की कमी देखने को मिली। थरूर ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संकट को लेकर सरकार को आगाह किया था, लेकिन सरकार ने इस समस्या को नजरअंदाज किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ 21 दिनों में लड़ाई जीती जाएगी, लेकिन पिछले 6 महीने से स्थिति खराब होती जा रही है। बिना तैयारी के लॉकडाउन लगाकर कारोबारी गतिविधियों को रोक दिया गया। अर्थव्यवस्था पहले से खराब स्थिति में थी, जो और खराब हो गई। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, हम यह नहीं कह सकते कि महामारी नहीं थी, हम यह बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के किरीट सोलंकी ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय पर लॉकडाउन जैसे निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं पता था कि यह महामारी कब समाप्त होगी, इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई तय प्रोटोकॉल नहीं है और अनुभव के आधार पर उपचार प्रोटोकॉल विकसित किए जा रहे हैं। सोलंकी ने कहा कि जहां तक चिकित्सा ढांचे की बात है तो ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा ढांचे की सीमाओं को देखते हुए भी महामारी में आगे बढ़कर काम करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का परिचायक है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी एक युद्ध की तरह था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और नर्स सैनिकों की तरह लड़े हैं तथा जनता एकजुटता के साथ खड़ी रही। दुनिया में सबसे पहले निर्णय लेने वालों में भारत रहा। भाजपा सांसद ने कहा कि इस महामारी के मद्देनजर चीन की भूमिका भी शंका के दायरे से बाहर नहीं है, क्योंकि यह प्रकोप चीन के वुहान से शुरू हुआ था। वहीं द्रमुक के दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए लॉकडाउन के दौरान विदेश में फंसे तमिलनाडु और अन्य राज्य के लोगों को वापस लाने में केंद्र सरकार तथा विशेष रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रयासों की सराहना की। वहीं देश में इस महामारी से निपटने में सरकार के रवैये को लापरवाही वाला बताया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने समय पर उचित निर्णय नहीं लिए, लेकिन सरकार में किसी मंत्री में प्रधानमंत्री से यह कहने का साहस नहीं है कि यह गलत है। मारन ने कहा कि देश में कोविड-19 का सबसे पहला मामला 3 फरवरी को केरल में आया था। इसके बाद ही सरकार को सीमाएं बंद करनी चाहिए थी और निर्णय लेने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद देश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद के बजट सत्र में सदस्यों को कोरोना वायरस महामारी के विषय पर बोलने नहीं दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि वित्त मंत्री ने शनिवार को प्रवासी मजदूरों के बारे में पश्चिम बंगाल की ओर से जानकारी नहीं दी, जबकि जून महीने में ही प्रवासी मजदूरों के बारे में केंद्र को सूचना दे दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत क्लोज माइंड रख रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों और राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो मदद मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। उधर लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सदस्य के रघुराम कृष्ण राजू ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों को लेकर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं और उन्होंने इस विषय पर ध्यान देने के लिए एक धार्मिक आयोग के गठन की मांग की। राजू ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में इस समय हिंदू मंदिरों के संबंध में
कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय को देखने के लिए ईसाई आयोग या मुस्लिम आयोग की तरह एक धार्मिक आयोग या हिंदू आयोग होना चाहिए। राजू ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि केवल एक कर्मयोगी ही इस मुद्दे को देख सकते हैं। उन्होंने कहा अन्यथा हमारे राज्य में अत्याचार हो रहे हैं। तो ये थी दोनों सदनों की आज की कार्यवाही। अगली कड़ी में आपके साथ फिर जुड़ेंगे और बताएंगे दोनों सदनों में ऐसा क्या हुआ जो आपके लिए जानना है जरूरी।